सीनियर साफ़ी और तजिया कार जावेद चौधरी के मुताबिक मैं पिछले दिनों एक नौजवान लड़की की वीडियो देख रहा था। वो जमान पार्क के सामने चेयरमैन पीटीआई के नारे लगा रही थी। किसी यूट्यूबर ने इसका इंटरव्यू शुरू कर दिया। यूट्यूबर ने इससे पूछा, मुल्क में पीटीआई 3.5 साल हुक्मरान रही, इस दौरान खान साहब ने क्या कमाल किया था। लड़की ने गुस्से से इसकी तरफ देख कर कहा, हमारे खान साहब ने सैकड़ों ऐसे काम किए थे जो मुल्क में इससे पहले नहीं हुए। यूट्यूबर ने हंस कर पूछा, मसलन? वो लड़की बोली, मसलन खान साहब ने डैम बनाए थे। यूट्यूबर ने फौरन कहा कि आप इनमें से किसी एक डैम का नाम बता सकती हैं? लड़की ने फौरन जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं, खान साहब ने कालाबाग डैम बनाया था। ये सुनकर यूट्यूबर के साथ साथ मेरी भी हंसी निकल गई, मगर ये वाक़या कुछ भी नहीं था। असल वाक़या इसके बाद पेश आया। मैंने चंद दिन बाद ये वाक़या नौजवानों की एक महफिल में सुनाया। वाक़े के बाद इस पूरे हाल में सिर्फ एक शख्स हंस रहा था और वो शख्स मैं खुद था, जबकि बाकी पूरा हाल हैरत से कभी मुझे देखता और कभी एक दूसरे को। मुझे उस वक्त मालूम हुआ जहालत की इस बहरे जुल्मात में वो लड़की अकेली नहीं, बल्कि 2000 के बाद पैदा होने वाली 95% नौजवान इस लड़की जैसे हैं। ये सिरे से हक़ाइक़ से नाबाल्द है। ये डैम के बारे में कुछ जानते हैं और ना ही इन्हें कालाबाग के बारे में कुछ इल्म है। ये महज प्रोपेगंडे की कश्तियों में सवार हैं और आंखें बंद करके जहालत के झूले में झूल रहे हैं। ये सिक्का बंद हकीकत है कि जाहिल मुआशरे की तारीख और हक़ाइक़ से नावाकिफ़ लोगों के साथ हमेशा वही होता है जो 9 मई को पाकिस्तान के साथ हुआ। आप आज भी पीटीआई के किसी नौजवान से पूछ ले, वो हैरत से जवाब देगा, हमने आकर क्या जुर्म कर दिया, हमने बस चंद इमारतें ही तो जलाई थी। इसमें माइंड करने वाली क्या बात थी? हम अगर जिंदा हैं और हम अगर कौम भी हैं तो फिर हमें आप खुले दिल के साथ 9 और 10 मई के वाक़यात का तजिया करना होगा ताकि हम मुस्तकबिल में ऐसे खौफनाक वाक़यात से बच सकें। ये हकीकत है, हादसा एकदम नहीं होता, ज़माना बरसों इसकी परवरिश किया करता है। ये हादसा भी अचानक नहीं हुआ था, हमने इसे भी बाकायदा पाला था। हमने अगर अब भी वजूहात तलाश करके इनका तदारुक ना किया तो मुल्क में 9 मई बार बार आएंगे और हर बार माजी से ज़्यादा तबाही लाएंगे। हमें आज ये मानना होगा इस हादसे की बड़ी वजह बेमुहार नौजवान है। दुनिया में 2000 के बाद सोशल मीडिया, स्मार्टफोन और टैबलेट ने जन्म लिया। हमारी एक पूरी नस्ल ने इस दौर में आंख खोली। वालिदैन ने पेट काट कर इनके हाथ में टैबलेट और स्मार्टफोन दे दिए। नौजवान सोशल मीडिया के झूठ के साथ जुड़ते चले गए। हमें यह भी मानना होगा सोशल मीडिया जहालत का बहरे बेकरां है। इसका 95% मवाद झूठ पर मबनी होता है। हमारी कौम ने इस झूठ में गाली, बेइज्जती और नफरत भी मिला दी। यूँ सोशल मीडिया ऐप्स नफरत और जहालत की एक ऐसी मजून बन गई जिसकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। दुनिया में सबसे कम किताबें पाकिस्तान में पढ़ी जाती हैं, जबकि अखबारात बीनी का हाल ये है कि मुल्क में अखबार भी बंद हो रहे हैं और कुछ अखबार तो सुकड़ भी रहे हैं और किसी को ज़रा भी मलाल नहीं। आप खुद फैसला कीजिए, आवाम ने मालूमात और अक्ल कहाँ से लेनी थी? इस गैप को सोशल मीडिया ने खूब भरा और नतीजा फिर पूरी दुनिया के सामने है। दूसरा फैक्टर चेयरमैन पीटीआई है। हमें इन्हें दाद देनी होगी। ये मुल्क में सोशल मीडिया की अहमियत से वाकफ पहले लीडर थे। खान साहब ने 2000 के बाद सिर्फ 3 सेक्टर्स में काम किया और कमाल कर दिया। उन्होंने डीजे के साथ तकरीर करना सीखी, गाने बनवाए, डीजे बाट हायर किया और पूरी एनर्जी के साथ अंधाधुंध बोलना सीख लिया। इस फील्ड में पूरी सियासी लाट में इनका कोई हरीफ नहीं था। सिर्फ मरियम नवाज ने इनका मुकाबला किया, मगर ये भी ताख़ीर के साथ मैदान में उतरी। बार बार मसलत का शिकार भी होती रही। नौजवानों को खान साहब का ये अंदाज भाग गया। खान का दूसरा कमाल फौज था। ये फौज को बावर कराने में कामयाब हो गए थे। एटम बम के बाद मैं आपका सबसे बड़ा असासा हूँ। फौज ने इन्हें अपना असासा भी मान लिया। और खान साहब का तीसरा कमाल सोशल मीडिया था। पीटीआई ने पिछले 15 बरसों में सिर्फ एक फील्ड में खुलकर सरमायाकारी की, वो थी सोशल मीडिया। ये इक़्तिदार में आने के बाद इस शोबे में 1.5 अरब रुपये माहाना खर्च करते रहे। फौज ने भी इस मामले में इनकी भरपूर मदद की। पार्टी को नए एंकर और यूट्यूबर्स भी बना कर दिए गए, जबकि मुखालफत करने वाले एंकर्स और यूट्यूबर को जिस्मानी, ज़हनी और फ़नी रगड़ा लगाया जाता रहा। इन्हें गर्ल स्क्वाड के हवाले कर दिया जाता था। ये लोग इसकी माँ बहन एक कर देते।
جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کی مہربانی سے الیکٹرانک میڈیا میں سے صرف 3 چینل الگ کر کے پی ٹی آئی کے حوالے کر دیے گئے۔ آپ 2011 سے 2022 تک کے اعداد و شمار اکٹھے کر لیں، آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے ملک میں 11-12 برسوں میں 7 کروڑ لوگوں کو صرف ایک چینل دکھایا گیا، اور وہ چینل خان صاحب کو دن رات مسیحا بنا کر پیش کرتا رہا۔ آپ اگر 2011 سے 2013 تک سوشل میڈیا کا تجزیہ بھی کریں تو آپ کو علم ہوگا ان 12 برسوں میں آصف علی زرداری، شریف فیملی اور مولانا فضل الرحمان کو چور، ڈاکو، ملک دشمن اور عام آدمی کے مسائل کی وجہ قرار دیا جاتا، اور حقائق، تاریخ اور علم سے محروم نوجوان اس پروپیگنڈے کو حقیقت مانتے چلے گئے۔ آج آپ کسی نوجوان سے میاں نواز شریف، آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے بارے میں پوچھ لیں، آپ کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آپ اس کے بعد اس سے شیخ رشید، شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، غلام سرور خان، عمران اسماعیل، علی زیدی اور عامر کیانی جیسے پارٹی بدل سیاستدانوں کے بارے میں پوچھ لیں، یہ انہیں خلیفہ سے کم اہمیت نہیں دیں گے۔ آپ نوجوانوں سے پی ٹی آئی کے دور کے بارے میں پوچھ لیں، یہ اسے ملکی تاریخ کا شاندار ترین زمانہ قرار دیں گے۔ آپ اس کے جواب میں بے شک پیٹ مرے مگر یہ نہیں مانیں گے، اور ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا۔ جنرل مشرف کے بعد ملک میں ایک ایسی نسل نے جنم لیا تھا جسے ریاست کے ہاتھ نہیں لگے تھے۔ یہ لوگ ریاست کے وجود اور طاقت دونوں سے نابالغ تھے۔ یہ پولیس، عدالتوں، ایجنسیوں اور سیاہ ڈالے کے وجود سے واقف نہیں تھے۔ رہی سی کسر تحریک لبیک کی کاز نے پوری کر دی۔ نوجوانوں نے یہ بھی دکھا دیا، گراؤ، جراؤ اور قتل و غارت گری کے باوجود حکومت نے ہر پارٹی کو سلام کر کے گھر بھجوا دیا، تو یہ بھی ریاست کو مذاق سمجھ بیٹھے اور ان کے ساتھ باقاعدہ ٹھاٹھا کرنے لگے۔ یہ حالات کا ماضی تھا، اور ماضی کے بعد بہرحال حال آتا ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت بہرحال ختم ہوئی۔ خان صاحب اپنی شہرت اور حماقت کے زام میں آگے بڑھتے رہے۔ خان کی پہلی حماقت قومی اسمبلی سے استعفے تھے۔ یہ اگر عدم اعتماد کو قبول کر لیتے، اسمبلی میں بیٹھے رہتے، اپوزیشن لیڈر بن جاتے، تو یقین کریں یہ 3 ماہ بعد دوبارہ وزیر اعظم ہوتے، ملک میں الیکشن ہو چکے ہوتے، مگر انہوں نے قومی اسمبلی سے استعفیٰ بھی دے دیا، اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر بھی لے لی۔ یہ اس ٹکر بازی میں روزانہ کی بنیاد پر آگے بڑھتے رہے۔ جب حالات کا تجزیہ میں کرتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے انہیں جان بوجھ کر آگے بڑھنے کا موقع دیا جاتا رہا، اور یہ اس موقع کو اپنی کامیابی سمجھتے رہے۔ کیا ہم منحوس القوم توبہ طائب ہوں گے؟ کیا ہم ملک کو پٹری پر واپس لانے کا فیصلہ کریں گے؟ اور کیا ہم نے غلطیوں کے ازالے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اگر اس کا جواب ہاں ہے تو پھر شاید اصلاح کی گنجائش موجود ہے، ورنہ دوسری صورت میں احساس کا یہ دریانیہ صرف 2.5 سال پر محیط ہوگا۔ 2025 طلوع ہوا نہیں اور ہم ایک بار پھر اس بیماری کا شکار ہوئے نہیں۔ خان صاحب یا علامہ سعد رضوی دوبارہ سڑکوں پر ہوں گے۔ قوم حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے، واٹ اے کنٹری۔